नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में यूथ कंपटीशन बुक की लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022-23 और उसमें ग्रामीण समाज एवं विकास के जो चैप्टर रह गए थे उसमें हम बात करेंगे आज। और इसमें देखिए ये सारे चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। इसमें सारे चैप्टर हो चुके हैं, बस लास्ट के ये 2 चैप्टर बचे थे। एक ये बचे था लेखपाल परीक्षा में ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित विगत प्रश्नों का हल, और दूसरा बचा था उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान संक्षिप्त अवलोकन, यानी कि यूपी स्पेशल बच गया था इसमें। तो आज हम डिस्कस करने वाले यही यूपी स्पेशल को ही डिस्कस करने वाले, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला हो या फिर लेखपाल का एग्ज़ाम है या फिर यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं करवाए जाएंगे, उसमें सब में जो है यूपी से संबंधित तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए इस बारे में देखेंगे और वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो एग्जाम में मिल पाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान संक्षिप्त अवलोकन, सबसे पहले हम देखेंगे प्रशासनिक एवं भौतिक स्थिति, ठीक है। अगर हम प्रशासनिक और भौतिक स्थिति की बात करेंगे तो इसमें आता है प्रदेश के वर्तमान नाम की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश है, जो कि 24 जनवरी 1950 से ये नाम है। और उत्तर प्रदेश दिवस जो है हर वर्ष 24 जनवरी को ही मनाते हैं, ठीक है। प्रदेश के पूर्व नाम की बात करेंगे तो 1836 ईस्वी से जो है उत्तरी सीमा प्रांत हो गया था। 1877 में जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा हो गया था। 1902 से जो है संयुक्त प्रांत एवं अवध व आगरा। इसके बाद 1937 से जो है संयुक्त प्रांत हो गया। और फिर इसके बाद जो है जब 1950 में इसको बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक है। राजधानी लखनऊ है, जो कि 1836 से आगरा में था। इसके बाद 1858 से प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। 1921 से जो है लखनऊ में आंशिक रूप से, 1935 से पूर्णतः लखनऊ ही राजधानी है। अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो उत्तरी अक्षांश में जो है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक, और पूर्वी देशांतर में विस्तार 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट तक इसके मध्य में जो है उत्तर प्रदेश है स्थित है। दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई की बात करेंगे तो 240 किलोमीटर आता है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करेंगे तो 650 किलोमीटर है। राज्य के पुनर्गठन की बात करेंगे तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य के विभाजन की बात करेंगे तो 9 नवंबर 2000 को विभाजन किया गया था। और इसमें क्या किया गया था, 13 जिलों को काट कर जो है उत्तराखंड राज्य का अलग जो है एक राज्य बना दिया गया था 2000 में। राज्य के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो राज्य का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो कि देश का क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है राज्यों में चौथा स्थान है, ठीक है। बाकी 3 स्थान की बात करें तो पहला स्थान राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश का और तीसरा महाराष्ट्र है। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करेंगे राजकीय भाषा की, तो देवनागरी लिपि में जो है हिंदी इसका राजभाषा है उत्तर प्रदेश का। वो अक्टूबर 1947 में प्रथम राजकीय भाषा घोषित किया गया एवं 26 जनवरी 1968 जो है सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। और 1989 से जो है उर्दू द्वितीय राजभाषा इसको घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सीटें की बात करेंगे तो 80 है टोटल, ठीक है। प्रदेश में SC व ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लोकसभा में बात करेंगे तो 17, ठीक है। SC के लिए 17 और ST के लिए जो है 0 है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सीटों की तो 31 है टोटल। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल की बात करेंगे तो द्विसदनात्मक है। विधान परिषद का गठन कब हुआ था उत्तर प्रदेश, तो 1937 में हुआ था। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है तो 100 है। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या की बात करें तो 404 है। 403 निर्वाचित और 1 जो है मनोनीत होता है, जो कि एंग्लो इंडियन होता है, ठीक है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो है एंग्लो इंडियन का मनोनयन अब जो है समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके से अब टोटल 403 ही रह जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक जो है विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी तो 425 थी। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है तो वो है प्रयागराज, जिसमें 12 है। प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे तो गाजियाबाद आता है। सबसे कम विधानसभा वाले सीटों वाले जिलों की बात करेंगे तो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट आता है, प्रत्येक में 2 सीटें हैं। प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे तो बागपत आता है।
विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बात करेंगे तो टोटल 46 आरक्षित सीटों की संख्या, उसमें से 84 एससी है और 2 एसटी के लिए। उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो उच्च न्यायालय जो है ये प्रयागराज में है और इसका एक खंडपीठ जो है लखनऊ में भी स्थित है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी तो 1866 में आगरा में स्थापित किया गया था और 1869 में जो है प्रयागराज इसे लाया गया। ठीक है, इसके बाद प्रदेश में अगर कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं। पहला है प्रयागराज, दूसरा लखनऊ, तीसरा मेरठ, चौथा आगरा, पांचवा कानपुर और छठवां गोरखपुर। ठीक है, प्रदेश में श्रम न्यायालय की बात करें तो टोटल 20 हैं। ऋतुओं की बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु होता है मार्च से मध्य जून तक, इसके बाद वर्षा ऋतु होता है मध्य जून से सितंबर तक, इसके बाद शीत ऋतु होता है अक्टूबर से फरवरी तक। जलवायु की बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है उत्तर प्रदेश की। औसत तापमान जो है ग्रीष्म ऋतु में 36 डिग्री से 39 डिग्री तक जाता है और शीत ऋतु में जो 21 से 23 डिग्री तक रहता है। प्राकृतिक प्रदेश की बात करेंगे तो भाबर एवं तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी भाग और इसके बाद दक्षिण का पठारी क्षेत्र, 3 भागों में बांटा गया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो प्रमुख नदियों में जो है गंगा आता है, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, चंबल और सोन नदियां आती हैं। IFSR 2019 के अनुसार कुल अभिलिखित वन की बात करेंगे तो 16,582 वर्ग किलोमीटर, वन परसेंटेज में बात करेंगे तो 6.88% है। पर्यावरण के अंतर्गत क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 14,805.65 वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज में जो है 6.15 लगभग परसेंटेज के बराबर आता है। राज्यों में वृक्षावरण की बात करेंगे तो 7,342 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि 3.05% है लगभग। राज्य में वन एवं वृक्षावरण परसेंटेज में बात करेंगे तो आएगा टोटल 9.2%, जो कि भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष लिया गया है। वनों के प्रकार की बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय वन है और इसमें नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, कटीली झाड़ियाँ आदि जो है वन प्रकार पाए जाते हैं। प्रमुख वन्य जीव की बात करेंगे तो बाघ, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन, नीलगाय आदि आते हैं। प्रदेश के सीमावर्ती राज्य की बात करेंगे तो उत्तर में जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पूर्व में जो है बिहार एवं झारखंड, दक्षिण की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ और पश्चिम में जो है हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान स्थित है। ठीक है, तो टोटल इस तरीके से 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। ठीक है, तो टोटल 9 राज्य से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। इसके बाद सबसे पूर्वी जिला की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तो बलिया जिला आता है और सबसे पश्चिमी जिला की बात करेंगे तो शामली जिला आता है। सबसे उत्तरी जिला की बात करेंगे तो सहारनपुर जिला आता है और सबसे दक्षिणी जिला की बात करेंगे तो सोनभद्र जिला आता है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी का स्थान आता है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हापुड़ का स्थान आता है। प्रदेश का सीमावर्ती देश की बात करेंगे तो नेपाल का नाम है। ठीक है, नेपाल जो है सीमा एक है जो कि क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश का। अब नेपाल से सीमावर्ती जिलों की बात करेंगे तो नेपाल से लगे हुए देश पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल से लगते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा जिस राज्य से लगती है वो कौन सी है तो वो है मध्य प्रदेश। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को जो है स्पर्श करने वाला प्रदेश की बात करेंगे तो वो मध्य प्रदेश ही होगा और 11 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य की बात करेंगे तो झारखंड है, सोनभद्र को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ है, सोनभद्र को स्पर्श करता है और इसके बाद हिमाचल प्रदेश है जो कि सहारनपुर को स्पर्श करता है। तो इस तरीके से 3 राज्य हुए। अगला है उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाले की बात हो गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश का वो जिला जिससे सर्वाधिक राज्य स्पर्श करते हैं तो वो है सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिले से जो है 4 राज्य स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। पहला है मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये 4 राज्य हैं जो सोनभद्र से टच करते हैं। ठीक है, बिहार के पार्श्ववर्ती जिलों की बात करेंगे तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र आता है। झारखंड के सीमावर्ती वाले जिलों की बात करेंगे तो सोनभद्र आता है। उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले की बात करेंगे तो रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर और इसके बाद ये इतने जिले आते हैं। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश से सीमावर्ती यानी टच वाले जिलों की बात करेंगे तो उसमें देखिए आता है सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा, ये सारे जो है सीमावर्ती मध्य प्रदेश से टच करते हैं। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला जो है वो है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को जो है स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है तो वो है छत्तीसगढ़। राजस्थान के सीमावर्ती 2 जिले हैं, आगरा एवं मथुरा, जो कि राजस्थान से टच होते हैं। हरियाणा से जो जिले हैं उनके नाम देख लेते हैं। तो हरियाणा से टच करने वाले जिलों के नाम सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और बागपत है।
हिमाचल प्रदेश से सीमावर्ती वाला जिला जो है वो है सहारनपुर। प्रदेश को स्पर्श करने वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद आता है। राजधानी लखनऊ के सीमावर्ती जिलों की बात करेंगे तो लखनऊ से जो है रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव टच करता है। राज्य में मंडलों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल मंडल की संख्या 18 है। उनके नाम जान लेते हैं। तो देखिए 18 जो नाम है उनको जान लेते हैं मंडल में। प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर मंडल, झांसी मंडल, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी मंडल, कानपुर मंडल, मिर्जापुर मंडल, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और आजमगढ़, आगरा और अलीगढ़ मंडल आते हैं। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल 75 जिले आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक के बारे में। इसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश का नामकरण। तो राजकीय प्रतीक में देखते हैं तो राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, तो वह है बारहसिंघा, ठीक है। इसके बाद राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो सारस अथवा जो है क्रौंच कहा जाता है इसको। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो अशोक है। राजकीय पुष्प जो है पलाश है। राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो एक वृत्त में 2 मछली, 1 तीर धनुष 1938 में स्वीकृत किया गया। राजकीय खेल क्या है, तो वो हॉकी है। राजकीय भाषा की बात करेंगे तो हिंदी और दूसरी क्या है, उर्दू। राजकीय नृत्य की बात करेंगे तो कथक है। अब उत्तर प्रदेश का नामकरण किस तरीके से हुआ ये देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश अतीत में मध्य प्रदेश व आर्यावर्त तथा संयुक्त प्रांत आदि के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में जो है इसे महर्षि देश के नाम से भी पुकारा जाता था। 1836 में इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत, 1877 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा कहा जाने लगा। इसके बाद 1902 में इसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत नाम दिया। 1937 में पुनः जो इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया और जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। तो इस तरीके से इसका एक नामकरण का एक इतिहास रहा है, तो उसको जान लिया। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में प्रथम, यानी उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम अध्यक्ष विधानसभा के, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम विश्वविद्यालय। इस तरीके से जितने भी उत्तर प्रदेश में प्रथम हुए वो सारे देख लेंगे एक ही बार में। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की, तो वो बनी थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल हुई थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन बने थे, श्री चंद्र पाल। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी बनी थी। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था, वो था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1887 ईस्वी में स्थापना किया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया, तो 25 फरवरी 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक लगा था। देश के प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश 1956 में स्थापना किया गया। भारत का प्रथम खगोलीय पार्क जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। देश का प्रथम वायु डाक सेवा जो है नैनी और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के बीच जो है उत्तर प्रदेश में 1911 में स्थापित किया गया। प्रथम विधानसभा का गठन जो है 8 मार्च 1952 को उत्तर प्रदेश का हुआ। राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री जो है सुश्री मायावती जी हुई, जो कि उत्तर प्रदेश से बनी। राज्य का प्रथम एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि इग्नू भी कहा जाता है, नहीं इसे इग्नू नहीं कहा जाता, ठीक है। प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है और 1999 में स्थापित हुआ। प्रथम डीम्ड विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो दयालबाग एजुकेशन संस्थान है, जो कि दयालबाग आगरा में 1981 में स्थापित किया गया। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान जो है कृषि में, तो खाद्यान्न में, गेहूं में, गन्ना में, आलू में और मसूर में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश भारत में, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के कुछ विख्यात नगर हैं तथा उनके उपनामों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्रयागराज को और किस उपनाम से जानते हैं, तो प्रयागराज को संगम नगरी भी कहते हैं। प्रयागराज को कुंभन नगरी कहते हैं। प्रयागराज को तीर्थराज कहते हैं। प्रयागराज को प्रयाग भी कहा जाता है। अब वाराणसी की बात करेंगे तो वाराणसी को घाटों का नगर कहा जाता है। विश्वनाथ नगरी कहा जाता है। मोक्ष नगरी कहते हैं। काशी कहा जाता है। पंडों का नगर भी कहा जाता है। मलिहाबाद को आमों का नगर कहते हैं। मुरादाबाद को जो है बर्तनों का शहर पीतल नगरी कहा जाता है। फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी अथवा कांच नगरी कहा जाता है। गाजियाबाद को छोटी दिल्ली अथवा उद्योग नगरी कहा जाता है। आगरा को जो है ताज नगरी अथवा पेठा नगरी कहा जाता है। पेठा बहुत प्रसिद्ध है। अयोध्या को जो है राम नगरी, राम जन्मभूमि स्थल, साकेत या फिर तीर्थ नगर कहा जाता है। अलीगढ़ को जो है ताला नगरी कहते हैं। लखनऊ की बात करेंगे तो नवाबों का शहर, बागों का शहर, नजाकत नफासत का शहर जो है कहा जाता है। गोरखपुर की बात करेंगे तो नाथ नगर, गोरखधाम आदि नामों से कहा जाता है।
कन्नौज के उपनाम की बात करेंगे तो इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि कन्नौज का वहाँ पर निर्माण होता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, चर्मोद्योग नगर भी कहा जाता है। गाजीपुर को जो है काशी की बहन कहा जाता है, ठीक है। बरेली को जो है सुरमा नगरी कहा जाता है, ठीक है। एक गाना बना था, बरेली के बाजार में सुरमा गिरा, वही टाइप के, तो सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है। इसके बाद मेरठ को जो है क्रांति नगर, कैंची नगरी कहा जाता है। क्रांति नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रथम जो स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1857 में हुआ था वो मेरठ से ही शुरुआत हुआ था। रामपुर को जो है चाकुओं का शहर कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे चाकू का निर्माण होता है, इसलिए जो है चाकुओं का नगर कहा जाता है। अब अगला बात हम करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण मध्यकालीन इमारतों के बारे में, ठीक है। देखते हैं, इमारत देखते हैं, उनके स्थिति देखते हैं, इसके बाद उनके संस्थापक कौन थे ये भी देखते हैं। देखिए, आगरा का किला बहुत ही फेमस, ये आगरा का किला जो है आगरा में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर द्वारा करवाया गया था। ताजमहल की बात करते हैं तो आगरा में स्थित है और ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया था 7 अजूबों में से एक कहा जाता है इसको। जहांगीरी महल जो है ये भी आगरा में है और इसे अकबर द्वारा बनवाया गया था। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा में स्थित है, नूर जहां बेगम ने बनवाया था, ठीक है। दीवाने आम दीवाने खास जो है आगरा और दिल्ली में स्थित है, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। जामा मस्जिद जो है आगरा और दिल्ली दोनों में स्थित है, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। लाल किला लाल दरवाजा मस्जिद जो है जौनपुर में स्थित है, ये बीबी गजे द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। अटाला मस्जिद जो है ये जौनपुर में स्थित है, इब्राहिम शाह सरकी द्वारा बनाया गया था। अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में है और सिकंदरा का है आगरा में है, तो वह जहांगीर द्वारा बनाया गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अकबर का मकबरा हो गया, अब बात करते हैं मरियम उज जमानी का मकबरा। मरियम उज जमानी का मकबरा ये भी आगरा के सिकंदरा में है, जहांगीर ने ही निर्माण करवाया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है फतेहपुर सीकरी में है, अकबर द्वारा निर्माण करवाया गया था। इस्लाम खां का मकबरा जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्माण करवाया गया। दरवाज़ा जो है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का अकबर द्वारा निर्माण करवाया गया। जामा मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्माण करवाया गया था। बीरबल महल जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा निर्माण, मतलब फतेहपुर सीकरी को अकबर ने ही बसाया था, बनाया था, तो वहाँ पर बहुत सारे महल को जो है अकबर ने बनवाया था, जैसे कि जोधाबाई महल, खास महल और इसके बाद पंच महल, ये सारे महल जो फतेहपुर सीकरी में है अकबर द्वारा निर्माण करवाया गया था। इसके बाद अब देखते हैं इलाहाबाद का किला, तो इलाहाबाद का किला जो है प्रयागराज में स्थित है, ये भी अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया था, ठीक है। न्याय की जंजीर जो है ये आगरा में स्थित है, जहांगीर ने इसको निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद जो है आगरा में स्थित है, इसको शाहजहां द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो इस तरीके से ये बातें हो गई। अब देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कुछ योजनाएं हैं, तो वो कार्यक्रम और वो योजना के बारे में जानेंगे, कब प्रारंभ हुआ और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा, ये बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रेरणा ज्ञान उत्सव अभियान, यह कार्यक्रम जो है 2021 में प्रारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है गणित और भाषा विषयों के बच्चों में कौशल स्थापना हेतु जो है ये इसका जो इस कार्यक्रम को चलाया गया है। इसके बाद मोटिवेशनल स्कूल की स्कीम की बात करेंगे तो 2021 में ही इसको भी स्टार्ट किया गया है, छात्रों की क्षमता पर का विस्तार करने हेतु जो, ठीक है। इसके बाद मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021 में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था इसका मेन उद्देश्य रहा है। कस्तूरबा गांधी बाल विकास योजना की बात करेंगे 2000, बालिका विकास योजना की बात करें 2004 में स्टार्ट किया गया। ये पिछड़े विकास खंडों की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य रहा। सर्व शिक्षा योजना जो है 2001-2002 में स्टार्ट किया गया था और इसका उद्देश्य रहा था संपूर्ण साक्षरता हेतु विशेष प्रयास करना। इसके बाद शिक्षा मित्र योजना 2000-2001 में चला गया, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। पोषाहार यानी कि मिड डे मील योजना जो है 1995 से स्टार्ट है और ये इसमें जो नामांकन में वृद्धि करना और स्कूल में जो है बच्चों को बनाए रखना, इस तरीके से इसका मेन उद्देश्य रहा था, ठीक है। अगली योजना है बेसिक शिक्षा योजना। बेसिक शिक्षा योजना फर्स्ट जो कि 1993 में स्टार्ट किया गया था और यह जो है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में जो है साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है 1987 में स्टार्ट किया गया, प्राथमिक विद्यालयों के भौतिक सुविधाओं के लिए मुहैया कराने के लिए। अनौपचारिक शिक्षा योजना जो 1975 में स्टार्ट किया गया, पढ़ाई छोड़ चुके जो विद्यालय जाने के योग्य बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना इसका मेन उद्देश्य रहा। अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां एवं वन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें बांदा की अवस्थिति, तो बांदा की स्थिति की बात करेंगे तो ये केन तट पर है, ठीक है। हमीरपुर जो है ये बेतवा नदी के तट पर है। चित्रकूट जो है मंदाकिनी या पयस्वनी नदी के तट पर है। गाजियाबाद जो है हिंडन के तट पर है। सोनभद्र जो है सोन नदी के तट पर है
और प्रदेश की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी है, ठीक है। गंगा नदी का प्रवेश की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद केन यमुना संगम की बात करेंगे तो ये भोजहा यानी कि बांदा के पास जो है केन और गंगा यमुना का जो है केन यमुना का संगम जो होता है वो बांदा में जो है भोजहा स्थान है वहाँ पे होता है, ठीक है। सबसे कम वन वाला जिला की बात करेंगे तो संत रविदास नगर है, जिसको भदोही कहते हैं। सर्वाधिक वन वाला जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सोनभद्र आता है। वह सर्वाधिक वन परसेंटेज वाले 4 जिलों की बात कर लेते हैं तो पहले स्थान पर सोनभद्र, दूसरा चंदौली, तीसरा पीलीभीत, चौथा मिर्जापुर आता है। प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर की बात करेंगे तो 3 है टोटल उत्तर प्रदेश में, पहला लखनऊ, दूसरा कानपुर, तीसरा गोरखपुर में है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो एक है दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी, 1977 में स्थापित किया गया था। टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य के तहत की बात करेंगे तो 3 है टोटल, 1987 में सृजित दुधवा नेशनल पार्क व 2014 में सृजित पीलीभीत तथा अमनगढ़, और 2012 से जो है जिम कॉर्बेट के बफर जोन के रूप में घोषित किया गया है। तो इस तरीके से 3 टाइगर रिजर्व हैं। इसके बाद राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो चंद्रप्रभा चंदौली में स्थित है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो हस्तिनापुर में है, जो कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद 3 जिलों में अमरोहा, बिजनौर और हापुड़ इतने जिलों में फैला है, जो कि इसका वर्ग क्षेत्रफल की बात करें 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो कि ललितपुर में है, ठीक है। लगभग 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद राज्य का प्रथम पक्षी विहार की बात करेंगे तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव है, जो कि 1984 में घोषित किया गया। सबसे बड़ा पक्षी विहार की बात करेंगे तो लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। सबसे छोटा पक्षी विहार की बात करेंगे तो पटना पक्षी विहार एटा में है, 1.1 वर्ग किलोमीटर रेंज में, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हो गई। अब देखेंगे राज्य के मुख्य मंदिर के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है जानना। देखिए, राज्य के मुख्य मंदिर की बात करेंगे तो विंध्यासिनी देवी का मंदिर जो है ये कहाँ पर है, तो ये मिर्जापुर में है। विंध्याचल मिर्जापुर में स्थित है। गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर जो है हापुड़ जिला में है। दशावतार मंदिर जो है ये देवगढ़ ललितपुर में बहुत प्राचीन मंदिर है, ठीक है। रंगनाथ मंदिर जो है वृंदावन में है। विश्वनाथ मंदिर जो है वाराणसी में है। शाकंभरी देवी मंदिर जो है सहारनपुर में है। अन्नपूर्णा मंदिर जो है वाराणसी में है। दाऊ जी का मंदिर जो है दाऊ जी मथुरा में है। गोरखनाथ जी का मंदिर गोरखपुर में है। छेमकली देवी का मंदिर कन्नौज में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर जो है फर्रुखाबाद में है। वराह भगवान का मंदिर सोरो एटा में है। गोविंद देव मंदिर जो है वृंदावन में है। लाडली जी यानी राधा जी का मंदिर जो है बरसाना मथुरा में है। और बिड़ला मंदिर जो है कानपुर में है। भारत माता मंदिर जो है वाराणसी में है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मंदिर हो गए अपने उत्तर प्रदेश की। अब इसके बाद हम बात कर देंगे मृदा, उत्तर प्रदेश की मृदा और उसके अन्य स्थानीय नामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, खादर मृदा जो है, इसके अगर स्थानीय नाम की बात करें और तो नवीन जलोढ़ इसको कहा जाता है। कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। दोमट मटियार मिट्टी कहा जाता है। और सिल्ट बलुआ मिट्टी भी इसको पुकारा जाता है खादर को। अब बात करेंगे बांगर की, तो बांगर जो है इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। उपहार मृदा कहा जाता है। दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। मटियार बलुई दोमट मिट्टी भी इसको स्थानीय नाम के से जानते हैं। ऊसर भूमि यानी कि लवड़िया और क्षारीय जो होता है उसको रेह, बंजर या कल्लर नाम से भी जानते हैं। बलुई मिट्टी को जो है भूण कहा जाता है। काली मृदा को जो है रेगुर, करेल या कपास मृदा भी कहा जाता है। बुंदेलखंड की बुंदेलखंड क्षेत्र की जो मिट्टियाँ होती हैं उन्हें लाल मृदा, परवा या पड़वा, माड या मार, राकर या राकड़ मृदा, ठीक, भोंटा मृदा, ये सारी मृदाएं जो है उत्तर बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियों को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कृषि योजनाएं अथवा सहभागी संगठन, उनका वर्ष और उनके उद्देश्य क्या रहे हैं। तो सामाजिक वानिकी योजना का वर्ष की बात करेंगे तो 1979 में यह शुरुआत हुआ और इसका उद्देश्य था फसलों उत्पादन में वृद्धि, बंजर भूमि, सड़क, रेलवे, नहरों इत्यादि के किनारों जो है वृक्षारोपण करना इसका मेन उद्देश्य था। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की बात करें तो 2005-06 में आया और इसमें जो प्रदेश के 22 जिलों में प्रारंभ किया गया। बाद में 2008 में जो है 48 जिलों में विस्तार किया गया। और इसके बाद ऑपरेशन ग्रीन योजना की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2001 को जो है स्टार्ट किया गया वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना जो है 2007-08 में स्टार्ट किया गया और वृक्षारोपण एवं अन्य जीव संरक्षण को प्रोत्साहन करने के लिए, वन्य जीव संरक्षण को प्रोत्साहन करने के लिए। इसके बाद ऑपरेशन ग्रीन योजना की बात करें 2007-08 में जो है वन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए शुरुआत किया गया। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी जो है 7 नवंबर 2015 को जो है वृक्षारोपण से संबंधित था और इसका बात करें तो 5 करोड़ से अधिक एक दिन में वृक्ष लगाने का भी रिकॉर्ड ग्रीन यूपी क्लीन यूपी के तहत किया गया था। वन्य जीव संबंधी प्रमुख कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। देखिए,
अगर हम लुप्त प्रजातियों हेतु प्रजनन केंद्र की बात करें तो लखनऊ में जो है 1984-85 में स्थापित किया गया। इसमें जो है काला हिरन, ऊदबिलाव, कोकर आदि लुप्त प्राय प्राणियों का जो है प्रजनन केंद्र है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव बिहार योजना की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में संयुक्त रूप से ये योजना है और इसमें जो है मगर घड़ियाल प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र संरक्षित किया गया। ठीक है, घड़ियाल प्रजनन योजना की बात करेंगे तो ये लखनऊ के कुकरेल इलाके में एवं कतरनिया में जो है बहराइच में घड़ियाल प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र संरक्षित किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की बात करेंगे तो दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए 112 सदस्यीय दल का गठन किया गया है इसमें। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करेंगे तो 1992 में भारत सरकार द्वारा जो है इसके तहत उत्तर प्रदेश में 3 शिवालिक, बिजनौर और वन विभागों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया। नेशनल कंजर्वेशन प्लान फॉर इकोसिस्टम की बात करें 2013-14 में जो है वन्य जीव संरक्षण से संबंधित रहा है। आगे हम बात करेंगे तो नाइट सफारी पार्क योजना जो है इटावा में स्थापित किया गया। इसमें बब्बर सिंह में लायन सफारी प्रजनन केंद्र बनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार की। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो नवाबगंज पक्षी विहार की बात करेंगे 1984 में स्थापना किया गया था, उन्नाव में स्थित है। ठीक है, समस्तपुर पक्षी विहार जो 1987 में रायबरेली में स्थित है। लाख बहौसी पक्षी विहार जो 1988 में कन्नौज में है। सांडी पक्षी विहार जो 1990 में हरदोई में। बखीरा पक्षी विहार 1990 संत कबीर नगर में। ओखला पक्षी विहार 1990 गौतम बुद्ध नगर में। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में 1990 में स्थापित किया गया। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है, 1990 में स्थापना हुई इसकी। पटना पक्षी विहार जो है 1990 में एटा में है। समान पक्षी विहार 1990 में मैनपुरी में है। सूर सरोवर पक्षी विहार 1991 में जो है आगरा में स्टार्ट किया गया। सुराहाताल यानी कि जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार जो है ये 1991 में बलिया में स्थापना किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार जो 2003 में प्रतापगढ़ में स्थापना किया गया। शेखा झील जो है 2016 में अलीगढ़ में स्थापना किया गया। अब उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार की और बात करते हैं। स्थापना वर्ष, जनपद और कितने क्षेत्रफल में है ये देखना। ठीक है, तो चंबल वन्य जीव विहार की बात करेंगे 1979 में स्थापना किया गया था इटावा आगरा क्षेत्र में और इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 635 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार 1976 में जो है बहराइच में ये स्थापित हुआ है और ये 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रानीपुर वन्य जीव विहार की बात करेंगे तो 1977 में जो है ये बांदा में स्थापना किया गया, 230 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो 1977 में जो है ललितपुर में फैला हुआ 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो 1957 में जो है चंदौली में ये है और ये 78 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। किशनपुर वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो 1972 में लखीमपुर खीरी में जो है 203 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। इसके बाद कैमूर वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो 1982 में मिर्जापुर में ये 501 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो 1986 में मुजफ्फरपुर मेरठ में फैला हुआ 2073 किलोमीटर रेंज में। ठीक है, इसके बाद सोहागी बरवा वन्यजीव विहार की बात करें 1987 में जो है महाराजगंज में 428 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है गाजियाबाद और बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरपुर 4 जिलों में फैला हुआ, ये याद रखना। सोहेलवा वन्यजीव विहार की बात करें 1988 में जो है गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती तीनों जिलों में फैला हुआ 452 वर्ग किलोमीटर में। कछुआ वन्यजीव विहार 1989 में वाराणसी में जो है 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां की बात करेंगे और उनसे संबंधित सहायक नदियों के बारे में देखेंगे तथा उद्गम स्रोत कहाँ कहाँ से वो निकलती हैं ये देखेंगे। तो अगर हम बात करें गंगा के, तो गंगा जो है गंगोत्री हिमनद से निकलती है उत्तराखंड में और ये इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो रामगंगा, घाघरा, गंडक, महानंदा, कोसी, यमुना, टोंस और सोन नदियां जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की बात करेंगे तो ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है उत्तराखंड में और इसकी सहायक नदियां जो है चंबल, बेतवा, केन 3 नदियां हैं। ठीक है, घाघरा की बात करेंगे तो ये मापचा, चुंगो हिमनद से निकलती है और इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो राप्ती, करनाली, सिख, टीला, सेठी आदि नदियां इसकी सहायक हैं। गोमती नदी जो है फुलहर झील, पीलीभीत से निकलती है, इसकी एक सहायक एकमात्र नदी है सई नदी। ठीक है, और गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ शहर बसा हुआ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चंबल की बात करेंगे तो जाना पाव पहाड़ी जो है महू मध्य प्रदेश से निकलती है और इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो काली सिंध, छिप्रा व बनास नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। राप्ती नदी जो है रकुमकोट नेपाल से निकलती है और इसकी सहायक एकमात्र नदी है रोहिणी नदी।
सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो रिहंद, कहार और इसके बाद उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदियाँ हैं। बेतवा जो है राजस्थान मध्य प्रदेश से निकलती है, इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। शारदा नदी जो है ये मिलाम्स ग्लेशियर कुमाऊं हिमालय से निकलती है, इसकी भी कोई सहायक नदी नहीं है। टोंस नदी जो है तरमाकुंड मध्य प्रदेश से निकलती है, इसकी सहायक नदी एक है बेलन नदी। केन नदी जो है ये कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, इसकी कोई सहायक नदी नहीं। तो इस तरीके से कुछ सहायक नदियाँ, कुछ प्रमुख नदियाँ हो गई। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलों की बात करते हैं। झील की बात करेंगे तो सुरहा ताल झील जो है ये कहाँ पर है, बलिया में है। मोती झील जो है ये कहाँ पर, कानपुर शहर में है। करेला झील जो है लखनऊ में है। शेखा झील जो है ये अलीगढ़ में है। समसपुर झील जो है रायबरेली में है। राधा कुंड झील जो है ये मथुरा में स्थित है। ठीक है, ये तो याद ही रहेगा, मथुरा राधा। औंधी ताल झील जो है ये बनारसी में है। राजा का बांध झील जो है सुल्तानपुर में है। रामगढ़ ताल जो है ये झील गोरखपुर में है। कुंद्रा समुद्र झील नवाबगंज झील जो है ये उन्नाव में है। दरबन झील अयोध्या में। बरुआ सागर झील झांसी में। चित्तौरा झील जो है बहराइच में है। बेला सागर या कृत्रिम झील जो है महोबा में है। गोखुर या बड़ा ताल झील शाहजहांपुर में है। टांडा दरी ताल या दरार गर्त झील कहते हैं इसको, मिर्जापुर में है। गौर झील रामपुर में है। सूर सरोवर या कीमठ झील जो है आगरा में है। मदन सागर झील महोबा में है। इसके बाद लीलौर झील जो है ये बरेली में है। देवरिया ताल या लाख बहौरी झील जो है कन्नौज में है। बखीरा झील संत कबीर नगर। बेंती झील नैया प्रतापगढ़। गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील जो है ये सोनभद्र में। शुक्र ताल जो है झील ये मुजफ्फरनगर में है। पार्वती अर्गा ताल जो है गोंडा में है। अब उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्रभूम स्थल की बात करेंगे तो देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो स्थल है, इसके बाद इसकी घोषणा तिथि और जिला, किस जिला में है ये भी जानना है। तो अगर हम नवाबगंज पश्चिम बिहार की बात करेंगे तो एक रामसर आर्द्रभूम के स्थल के अंतर्गत आता है और यह उन्नाव जिला में स्थित है। इसको कब घोषित किया गया था, तो 19/9/2019 को जो है घोषित किया गया था। ठीक है, इसके बाद पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार की बात करेंगे तो ये जो है गोंडा जिला में स्थित है और ये भी एक रामसर आर्द्रभूम के स्थल में आता है, जिसको 2 दिसंबर 2019 को घोषित किया गया था। ठीक है, समान पश्चिम बिहार की बात करते हैं तो ये मैनपुरी में स्थित है और मैनपुरी में ये जो है 2 दिसंबर 2019 को इसको भी घोषित किया गया था। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है, इसको भी 2019 में घोषित किया गया था। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में, इसको भी 2019 में। सरसई नवार झील जो है इटावा में है, ये भी 2019 में। सूर सरोवर आगरा में है, ये 2020 में घोषित किया गया है। इसके बाद ऊपरी गंगा नदी जो है बुलंदशहर में 2005 में घोषित किया गया था। हैदरपुर आर्द्रभूम मुजफ्फरनगर बिजनौर में स्थित है और ये 10 दिसंबर 2021 को घोषित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है चीज़। आगे हम अगर बात करें तो देखिए ये हो गया। अभी देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट दिया है, पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में औसत जोत आकार कितना है, तो ये है टोटल 0.76 हेक्टेयर। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि जलवायु प्रदेश की बात करेंगे तो ये कितना, तो 0.9 जो है टोटल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं प्रदेश में। आलू निर्यात जोन की बात करेंगे तो आगरा में है। कृषि निर्यात क्षेत्र की बात करेंगे तो लखनऊ, सहारनपुर और आगरा में है। अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है, तो गाजीपुर में है। सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, नलकूप से होती है। उसके बाद कुएं से, और सबसे कम जो है सबसे ज़्यादा नलकूप से होती है और उससे कम जो है नहर से होती है और सबसे कम जो है कुआं से होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान परिषद झांसी में स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है। ठीक है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, इंपॉर्टेंट। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है, पूर्व नाम इसका था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। ठीक है, प्रदेश में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना 1974 में किया गया था। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा है, महोबा का पान फेमस है, तो वहीं पर प्रशिक्षण केंद्र भी बना दिया गया। अब कृषि प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, मेरठ में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, अयोध्या में है। सैम हिगनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है, प्रयागराज में है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बांदा में है। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ में स्थित है। और
राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंद संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान जो है ये शाहजहांपुर में। इसके बाद केंद्रीय आलू संस्थान जो है अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। आलू अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो वो बाबूगढ़ गाजियाबाद में हो जाएगा। इसके बाद अब कृषि नीति अथवा प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए तो किसान बही योजना कब शुरुआत किया गया था? 1992 में शुरुआत किया गया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसान मित्र योजना जो है ये 18 जून 2001 को इसको शुरुआत किया गया था। किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना की बात करें तो 2 अक्टूबर 2003 को 60 वर्ष से ऊपर किसानों को 500 रुपये मासिक पेंशन इसमें दिया जा गया है। कृषि पार्क की बात करेंगे तो 4 है, हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर में। खाद्य पार्क की बात करें तो नोएडा में स्थित है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम जो है 2002 में स्थापित किया गया। इसके बाद कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम जो है 1964 में। उत्तर प्रदेश की भूमि सुधार निगम जो है 1978 में। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है 1998-99 में स्टार्ट किया गया है। किसान रथ योजना 2010 टू 2011 में। चकबंदी योजना 1954 में आया। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन जो है ये 7 मई 2017 को किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ये बातें होगी। अब देखते हैं अन्य प्रमुख फसलों और उनके उत्पादक जिलों के बारे में, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए फसल है मक्का। मक्का का उत्पादन की बात करें या उत्पादक क्षेत्र हैं तो वो है मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, बहराइच, गोंडा, जौनपुर, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद आदि जिलों में जो है मक्का का उत्पादन होता है। इसके बाद आता है चना। चना का उत्पादन जो है ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, फतेहपुर, सीतापुर में सर्वाधिक उत्पादन जो है बुंदेलखंड में क्षेत्र में होता है। ठीक है, इसके बाद अरहर की बात करेंगे तो वाराणसी, झांसी, लखनऊ, प्रयागराज, ललितपुर। मूंगफली की बात करेंगे तो हरदोई, सीतापुर, एटा, मुरादाबाद, बदायूं। कपास की बात करेंगे तो कानपुर, इटावा, एटा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, रामपुर, बरेली। ठीक है, सरसों की बात करेंगे तो गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, सीतापुर, कानपुर, सहारनपुर, मेरठ, अयोध्या, सुल्तानपुर और इसके बाद मथुरा, अलीगढ़। अलसी की बात करेंगे तो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, गोंडा, बहराइच, हमीरपुर। जूट की बात करेंगे तो बहराइच, देवरिया, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोरखपुर। इसके बाद तंबाकू की बात करेंगे तो मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, गोंडा। अब हम आगे बात करते हैं कुछ विभिन्न साधनों के द्वारा कुछ शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत विवरण। तो सिंचाई के साधन और उससे संबंधित परसेंटेज की बात करेंगे। तो नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है 74.9%। नहर से उससे कम होती है 15.2% सिंचाई होती है। कुएं से जो है 8.7% सिंचाई होती है। तालाब, झील, पोखर से जो है 0.5% सिंचाई होती है। अन्य साधनों में 0.7% आते हैं। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है नलकूपों से होती है। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख नहर तंत्र की बात करेंगे तो पूर्वी यमुना नहर की बात करते हैं। पूर्वी यमुना नहर जो है ये कहाँ से निकलती है? सहारनपुर। ठीक है, यमुना जो है प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है ये। ठीक है, अब ये नदी जो है यमुना से निकलती है, सहारनपुर में निकलती है। ठीक है, ये याद रखना है। और लाभान्वित जिलों की बात करेंगे तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, हापुड़, गाजियाबाद आदि जिले जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बाद ऊपरी गंगा नहर की बात करेंगे तो ये हरिद्वार से निकलती है गंगा नदी से। ठीक है, इसमें अगर जिलों की बात करेंगे लाभान्वित तो सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, इतने जिले जो है ऊपरी गंगा नहर से जो है फायदा लेते हैं। अगला है आगरा नहर, जो कि ये ओखला से निकलती है यमुना नदी से। ठीक है, ये इससे नई दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा, भरतपुर आदि जो है जिले जो है इससे लाभान्वित होते हैं। निचली गंगा नहर जो है ये नरौरा से निकलती है गंगा नदी से, और इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और प्रयागराज आदि जिले जो इससे लाभान्वित होते हैं। शारदा नहर की बात करेंगे तो बनवासा से निकलती है शारदा नदी से, और ये नेपाल सीमा में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। ठीक है, इससे लाभान्वित जिले जो है पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जो है इससे फायदा पाते हैं। अगला है बेतवा नहर। बेतवा नहर की बात करें तो ये बेतवा नहर परीक्षा झांसी में जो बेतवा नदी पर निकला है, और इससे लाभान्वित जिले झांसी, जालौन और इसके बाद हमीरपुर जिले आते हैं। गुरुसराय एवं मंदर नहर जो है सपरार नहर, जिसको कहते हैं सपरार से निकली हुई है, और ये कहाँ पर? झांसी और हमीरपुर इससे लाभान्वित जिले हैं। ठीक है, बेलन नहर अथवा बेलन से निकलती है जो बेलन नदी से, वो प्रयागराज इससे लाभान्वित होता है। नगवा बांध नहर जो है कर्मनाशा नदी से निकलती है, और ये मिर्जापुर और सोनभद्र जिला से लाभान्वित होता है। ललितपुर बांध नहर की बात करेंगे तो इससे जो है
झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर जो है लाभान्वित होता है। रामगंगा नहर जो है रामगंगा नदी से निकलती है, इससे बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर जिला जो है लाभान्वित होता है। गंडक नहर जो है बूढ़ी गंडक नदी से निकलती है और इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया। ठीक है। सरयू नहर जो कि घाघरा से निकलती है, इससे लाभान्वित होने वाले जिलों की बात करें तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज आदि जिले आते हैं। सिंधु रिहंद घाटी परियोजना जो है रिहंद नदी से निकलती है और इससे लाभान्वित वाले जिलों की बात करें तो मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, वाराणसी आदि होते हैं। मेजा जलाशय नहर या बेलन नदी से निकलती है और प्रयागराज, मिर्जापुर इससे लाभान्वित होते हैं। अर्जुन बांध नहर जो है घसान नदी से निकलती है और ये हमीरपुर जिला इससे लाभान्वित होता है। अहरौरा बांध जो नहर है ये गडई नदी से निकलती है, वाराणसी, मिर्जापुर लाभान्वित होता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर जो माता टीला नदी से निकलती है, यह झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और जालौन जिला जो इससे लाभान्वित होता है। इसके बाद केन नहर जो कि पन्ना से निकलती है, बांदा जिला इससे लाभान्वित होता है। अब कुछ प्रमुख और पॉइंट है उसको देखते हैं। प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर की बात करें तो वो कानपुर है। सीमेंट के कारखाने कहाँ पर है तो चुर्क एवं डाला में है जो कि सोनभद्र जिले में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है ये सहारनपुर में है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो है कानपुर में 1954 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर 1961 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम जो है कानपुर 1958 में स्थापना किया गया। एग्रो पार्क की बात करेंगे तो 4 शहरों में हापुड़, बाराबंकी, वाराणसी और सहारनपुर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करेंगे तो नोएडा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज में स्थित है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों की बात करेंगे तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये मडुआ डी वाराणसी में स्थित है। सिंगरौली कोयला खान जो है ये सिंगरौली सोनभद्र में स्थित है। भारत पंप्स एंड कंप्रेशर लिमिटेड जो है नैनी प्रयागराज में स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है लखनऊ कानपुर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है गाजियाबाद में है। उर्वरक कारखाना की बात करेंगे तो गोरखपुर, गोंडा, प्रयागराज, कानपुर में स्थित है। प्रदेश में प्रमुख लघु कुटीर उद्योग की बात करेंगे तो हथकरघा उद्योग में आता है, पहला है कालीन एवं दरिया। ठीक है। कालीन एवं दरिया की बात करें तो ये कौन कौन से जिला इससे उत्पादन करता है तो मिर्जापुर, भदोही, आगरा, वाराणसी और बरेली जिला में होता है। कंबल का निर्माण जो है मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद, लावड़ अथवा मेरठ में होता है। रेशमी साड़ियाँ जो है बनारसी में बनाई जाती है, बनारस की साड़ियाँ फेमस है। चिकन का काम लखनऊ में होता है। ठीक है। जरी व चिकन पर गोटे का काम जो है लखनऊ अथवा एवं वाराणसी में दोनों जगह होता है। अब आगे कुछ उद्योग हैं और पीतल एवं अन्य धातु उद्योग संबंधित जिला हैं तो उनके बारे में देखेंगे। तो पीतल के बर्तन खासकर मुरादाबाद, वाराणसी और मिर्ज़ापुर के क्षेत्रों में बनाया जाता है। बर्तन पर कलई एवं नक्काशी जो है मुरादाबाद एवं मिर्ज़ापुर में बनाए जाते हैं। और लोहे के बार जो है सहारनपुर और आगरा में धातु उद्योग है। ताला उद्योग जो है अलीगढ़ पे फेमस है, ताला नगरी कहते हैं। चाकू उद्योग जो है रामपुर में है। कैंची उद्योग मेरठ में है। ठीक है। कैंचियों का निर्माण मेरठ में किया जाता है। इसके बाद कुछ लकड़ी, फर्नीचर तथा अन्य उद्योग संबंधित क्षेत्र और जिला की बात करेंगे तो लकड़ी के खिलौने जो है खासकर लखनऊ और वाराणसी में जो है बनाए जाते हैं। खेल का सामान मेरठ व आगरा में बनता है। बेंत की बात छड़ियाँ जो है बरेली में। लकड़ी पर नक्काशी जो है सहारनपुर एवं नगीना में। मिट्टी के खिलौने जो है आगरा और आजमगढ़ में बनाया जाता है। चूड़ी उद्योग की बात करेंगे तो फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फेमस है। कांच से कागज़ बनाना जो है मथुरा और कालपी या फिर इसको जालौन कहा जाता है। ठीक है। हाथ की छपाई फर्रुखाबाद में होता है। कत्था उद्योग जो है ये बरेली में होता है। ठीक है। इसके बाद आ गए हैं शोध संस्थान की बात करेंगे और कहाँ पर स्थित है ये देखेंगे। ठीक है। देखिए, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। बीरबल साहनी जो है अनुसंधान पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में है। इसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ डिस जेनेटिक्स रिसोर्सेज ये भी लखनऊ में है। निफ्ट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है ये नोएडा में स्थित है। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान जो है नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स ये भी नोएडा में है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर। इसके बाद केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, ठीक है, मथुरा में है। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र जो है ये खुर्जा बुलंदशहर में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है।
भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये भदोही, जिसको अब संत रविदास नगर कहा जाता है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल यानी कि साक माजी रिसर्च जो है वाराणसी में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। इसके बाद हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। ठीक है। इसके बाद केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIIT जो है प्रयागराज अमेठी 2 जगह है। सेंट्रल टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान भी कानपुर में है। JK कैंसर संस्थान भी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है सैफई इटावा में है। अब आगे बात करते हैं कुछ औद्योगिक क्षेत्र, पार्क एवं सिटी के बारे में। तो इसमें अगर हम बात करें तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की बात करें तो राज्य का ये प्रथम कहाँ पर स्थित है? नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है ये नोएडा और आगरा में स्थित है। नॉलेज पार्क ये ग्रेटर नोएडा में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। अपैरल और हौजरी पार्क भी कानपुर में है। निकिडा सिटी जो है कानपुर और उन्नाव के बीच में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है ये लखनऊ में है। साइंस सिटी जो है ये लखनऊ में है। खगोलीय पार्क भी लखनऊ में है। महिला उद्यमी पार्क ग्रेटर नोएडा में है। लॉयन सफारी पार्क इटावा में है। प्लास्टिक सिटी जो है कानपुर देहात और औरैया में। डिस्कवरी पार्क जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? अमेठी में। अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है वाराणसी में स्थापित किया गया। अब राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित संयंत्र की बात करेंगे। तो देखिए, दादरी ताप विद्युत संयंत्र की बात करें तो किस प्रकार का है? तो कोयला आधारित है और इसकी क्षमता कितनी है? 1820 मेगावाट। टांडा ताप विद्युत संयंत्र की बात करें, यह भी कोयला आधारित है, इसकी क्षमता है 1760 मेगावाट। फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत संयंत्र जो कि कोयला आधारित है, यह भी इसकी क्षमता कितना है? 1550 मेगावाट। इसके बाद सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र जो है कोयला आधारित है, यह 2000 मेगावाट इसकी क्षमता है। रिहंद ताप विद्युत संयंत्र जो है कोयला आधारित है, ये भी इसकी क्षमता 3000 मेगावाट है। इसके बाद औरैया गैस आधारित है, इसकी क्षमता 663.36 मेगावाट है। दादरी ताप विद्युत संयंत्र जो है गैस ऊर्जा आधारित है और इसकी क्षमता है 829.78 मेगावाट। इसके बाद अब हम बात करेंगे परियोजना, उसके वर्ष और उद्देश्य के बारे में। ठीक है। तो देखिए, सड़क सुरक्षा नीति 2014 देश का प्रथम राज्य बना और एक कब वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो 22 सितंबर 2014 से लागू हुआ था। उद्देश्य क्या था? सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन करना। दूसरा, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये दिसंबर 2007 में गठन हुआ एक्सप्रेसवे के विकास हेतु के लिए। यमुना अथवा ताज एक्सप्रेसवे योजना जो है ये 9 अगस्त 2012 को स्टार्ट हुआ और ये ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक के जो है 165.5 किलोमीटर के लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण। यह एक्सप्रेसवे जो है गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा एवं आगरा जिलों से होकर गुजरता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था नवंबर 2016 में। ठीक है। और ये जो है देश एवं प्रदेश का सबसे लंबा यानी कि 302 किलोमीटर 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के 10 जिलों से होकर गुजरता है और 3.3 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी इसमें विकसित किया गया है। ठीक है। अगली योजना है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बात करेंगे तो जून 2004 में लागू हुआ। प्रदेश में राजमार्गों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए विधानसभा अथवा परिषद सड़क क्षेत्र निर्माण योजना की बात करेंगे तो यह प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सदस्यों द्वारा 5 किलोमीटर सड़क निर्माण का अधिकार इसमें दिया गया है। सारथी योजना NIC द्वारा तैयार किया गया 9 जून 2013 को। इसमें जो है स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। वे इन मोशन तकनीक योजना जो कि परिवहन सुविधा को सुगम बनाने के लिए प्रदेश में ओवरलोडिंग की रोकथाम के लिए किया जाता है। अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे की बात करें तो ग्रेटर नोएडा से हरिद्वार देहरादून उत्तर प्रदेश में 216 किलोमीटर तक यह है। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वितीय चरण जो है 2015 में स्टार्ट किया गया। अब कुछ एक्सप्रेसवे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। ठीक। इसके बाद इसकी कुल लंबाई 165.537 किलोमीटर। लाभान्वित जिले से कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? तो नोएडा से बलिया तक है। कुल लंबाई है 1047 किलोमीटर। लाभान्वित जिले की बात करेंगे तो बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, ऊंचाहार, उन्नाव, कानपुर, कन्नौज, फतेहगढ़, बदायूं, नरौरा, बुलंदशहर, नोएडा इतने जिले जो है लाभान्वित हो रहे हैं। फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करेंगे तो ये गाजीपुर से लखनऊ तक ये बन रहा है। कुल लंबाई 341 किलोमीटर। इससे लाभान्वित हो रहे जिले की बात करेंगे तो गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी व लखनऊ आते हैं।
इसके बाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो ये आगरा से लखनऊ तक है। इसकी लंबाई टोटल 302 किलोमीटर तक है और इससे लाभान्वित जिले आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव व लखनऊ आते हैं। अब कुछ रेल संस्थान और उनके स्थिति के बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की तो ये मडुआडीह वाराणसी में इसकी स्थिति है, यहाँ पर है स्थित है। रेल रिपेयर कोर्ज जो है गोरखपुर में है। रेल कोर्ज कारखाना देश का तीसरा जो है लालगंज रायबरेली में स्थापित है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन जो है प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। रेलवे संग्रहालय जो है वाराणसी में स्थित है। बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद में स्थापित है। रेलवे सुरक्षा आयोग जो है ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों की अब बात कर लेते हैं। तो देखिए, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर अमौसी हवाई अड्डा इसको कहते हैं, ये कहाँ पर है तो ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर बाबतपुर हवाई अड्डा कहते हैं इसको, यह कहाँ पर है वाराणसी में है। बमरौली हवाई अड्डा या प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में। हिंडन हवाई अड्डा जो है गाजियाबाद और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या एयरपोर्ट फैजाबाद में है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि निर्माणाधीन है, यह कहाँ पर गौतम बुद्ध नगर। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में है, प्रस्तावित है, ठीक है। IIT कानपुर हवाई अड्डा जो है कल्याणपुर हवाई अड्डा जिसको कहते हैं, ये कहाँ पर कानपुर में है। बरेली हवाई अड्डा जो है ये बरेली में है। कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर में है जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जल परिवहन की बात करेंगे, जल परिवहन की तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? जून 1972 में। निगम का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। और राज्य में जो है भारतीय परिवहन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 31 जनवरी 2001 को लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण का गठन जून 2004 में किया गया। उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति जो है 22 सितंबर 2014 से लागू हुआ। पहली बस सेवा लखनऊ से बाराबंकी चली वर्ष 1947 में। इसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद में है। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है, ठीक है। प्रदेश में पहली रेलगाड़ी की बात करेंगे तो प्रयागपुर से कानपुर के बीच जो है मार्च 1859 में चलाई गई थी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में है। राज्य में रेल कोच कारखाना जो है लालगंज रायबरेली में है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 देश का सबसे लंबा जलमार्ग जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण ये कहाँ पर है? नोएडा में। इसके बाद हम बात करते हैं तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो है प्रयागराज में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है फुर्सतगंज रायबरेली में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज जो है आगरा में है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ महाजनपद हैं, उनकी राजधानी और वर्तमान स्थिति की बात करेंगे। तो देखिए, काशी महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? वाराणसी। और ये अभी वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो ये सब वाराणसी के आसपास के क्षेत्र आते हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती व अयोध्या हुआ करती थी और ये जो है अभी अवध क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र आते हैं। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी और यहाँ पे जो है मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के आसपास के क्षेत्र आते हैं। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी और प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र आता है। सूरसेन जो है ये कहाँ की राजधानी? ये मथुरा राजधानी हुआ करती थी सूरसेन महाजनपद की, और ये मथुरा के आसपास के क्षेत्र आते हैं इसमें वर्तमान में। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर हुआ करती थी और इसमें जो है वर्तमान की स्थिति की बात करेंगे तो देवरिया कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। चेदी महाजनपद की राजधानी जो हुआ करती थी सुक्तिमती अथवा सोक्तिवती हुआ करती थी और बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र आते हैं। पंचाल महाजनपद की राजधानी जो है अहिच्छत्र या रामनगर, काम्पिल या फर्रुखाबाद जी को कहते हैं, यहाँ हुआ करता था 2 जगह। और ये रुहेलखंड क्षेत्र के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिले जो इसमें आते हैं। अब तीर्थंकर जिनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में जान लेते हैं। तो जैन धर्म के तीर्थंकर की बात करेंगे, उनसे स्थित जन्म स्थान के बारे में बात करेंगे। तो ऋषभ देव का जन्म स्थान अयोध्या है। अजीत नाथ का जन्म स्थान अयोध्या है। संभव नाथ का जन्म स्थान जो कि श्रावस्ती में है, ठीक है। अभिनंदन नाथ का जन्म स्थान अयोध्या है। सुमित नाथ का जन्म स्थान अयोध्या है। पद्म प्रभु का जन्म स्थान कौशाम्बी है। सुपार्श्वनाथ का जन्म स्थान वाराणसी है। विमल नाथ का जन्म स्थान काम्पिल है। अनंत नाथ का जन्म स्थान अयोध्या है। मल्लीनाथ का जन्म स्थान मथुरा है। पार्श्वनाथ का जन्म स्थान वाराणसी है। गुप्तकालीन अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख की बात करेंगे। देखिए, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो बिलसड़ अभिलेख ये कहाँ पर स्थिति है इसकी? एटा में है। और इसकी विशेषता क्या है? कुमार गुप्त के काल की घटनाओं को ये बिलसड़ अभिलेख बताती है। गढ़वा अभिलेख ये प्रयागराज में है और यहाँ से जो है चंद्रगुप्त सेकंड, कुमार गुप्त के 2 तथा स्कंद गुप्त का अंतिम अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। करमदंडा अभिलेख जो कि फैजाबाद अयोध्या में मिला।
और ये शिव की प्रतिमा के अधोभाग में उत्कीर्ण किया गया है। मन कुंवर अभिलेख जो कि प्रयागराज में है, और ये कुमार गुप्त से संबंधित अभिलेख है। अब प्रदेश में हुए भारतीय एवं राष्ट्रीय की बात कर लेते हैं, जैसे कि प्रमुख संस्थाओं। म्यूजिक अथवा भातखंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। राज ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये भी लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। तो ये चीज़ें हैं जितने नर्तकी और संगीत से संबंधित सब सारे लखनऊ में हैं। इसके बाद 1857 की क्रांति के स्थान, नेतृत्वकर्ता एवं दमनकर्ता की बात करेंगे, ठीक है। तो स्थान भारतीय सेनापति कौन था और ब्रिटिश सेनापति कौन था, ये बात करेंगे। तो कानपुर के जगह की बात करेंगे तो नाना साहब तात्या टोपे थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति, और ब्रिटिश सेनापति था कानपुर का कैंपबेल। लखनऊ की बात करेंगे तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, और वहाँ पर भी कैंपबेल ही था। झांसी की बात करेंगे तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने जो है 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था, और वहाँ पर था ह्यूरोज क्या कहते हैं कि ब्रिटिश सेनापति, ठीक है। प्रयागराज की बात करेंगे तो वहाँ पे लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, और वहाँ का जो सेनापति था अंग्रेज का वो कर्नल नील था। इसके बाद प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन की बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हुआ है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए 1888 में जो है प्रयागराज का अधिवेशन हुआ था, और अध्यक्ष कौन था उस समय? जॉर्ज यूले था। विशेषता क्या है इसकी? तो कांग्रेस का संविधान इसमें तय किया गया था बनना। 1892 जो प्रयागराज में फिर से हुआ अधिवेशन, और इसमें अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसका विषय क्या था? इंग्लैंड में प्रस्तावित था, ठीक है। ये विशेषता इसकी ये थी। इसके बाद 1899 में जो है लखनऊ में अधिवेशन हुआ, उस समय जो अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ, उस समय अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। 1910 में जो प्रयागराज का अधिवेशन हुआ, उस समय अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, अंबिका चरण मजूमदार थे उस समय अध्यक्ष। 1925 में जो है कानपुर में अधिवेशन हुआ, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी। 1936 में जो है लखनऊ में अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ, आचार्य जे बी कृपलानी अध्यक्ष थे उस समय। अब काकोरी कांड संयंत्र जो हुआ था 1925, उससे संबंधित क्रांतिकारियों फांसी की स्थल की जान लेते हैं, पूछा जाता है। तो काकोरी संयंत्र से संबंधित थे राम प्रसाद बिस्मिल, और वह स्थान जहाँ पर इनको फांसी दी गई थी उसका नाम है गोरखपुर। अशफाक उल्ला खां की बात करें तो इन्हें फैजाबाद अयोध्या में फांसी दिया गया था। राजेंद्र लाहड़ी को जो है गोंडा जिला में फांसी दिया गया था। रोशन सिंह को जो है नैनी प्रयागराज में फांसी दिया गया था, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला कैंपबेल, बरेली खान बहादुर खान, ये भी कैंपबेल के आते हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों जो फैजाबाद और बरेली का है, ये थोड़ा सा एडिट करने में दिक्कत होगी, पीडीएफ आप लोग समझ लीजिए। ये दोनों 1857 का बता रहा है, ठीक है। 1857 में जगह और उसके नेतृत्वकर्ता और अंग्रेजी नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये दोनों। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, उन्होंने नेतृत्व किया था, और वहाँ अंग्रेजी कैंपबेल था, अंग्रेज सेनापति। और बरेली में जो है खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था, वहाँ का अंग्रेजी सेनापति भी कैंपबेल था। तो ये दोनों थोड़ा सा ये पीडीएफ प्रिंट हो गया अलग, मतलब क्या कहते हैं कि जोड़ने में दिक्कत होगी, ठीक है, गलती होगी, तो ये आप समझ लीजिएगा। अगला है प्रमुख संग्रहालय और स्थान। तो राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में है। राजकीय संग्रहालय जो है ये एक मथुरा में है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है। राजकीय संग्रहालय झांसी में भी है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या में है। राजकीय जैन संग्रहालय जो है मथुरा में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो है गोरखपुर में है, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपराहवा सिद्धार्थनगर। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर। इसके बाद राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो है ये फर्रुखाबाद में। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय जो है ये वाराणसी में, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसके वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी यही नाम है, ठीक है, लाल बहादुर के शास्त्री के नाम से। बाल संग्रहालय जो है कन्नौज में है। कालिका बिंदादीन महाराज ड्यूडी कथक संग्रहालय लखनऊ में है। लोक कला संग्रहालय भी लखनऊ में ही। अब प्रमुख संप्रदाय कब और उनके प्रवर्तक की बात करेंगे तो पुष्ट संप्रदाय के प्रवर्तक थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास। अष्टछाप कवि थे विठलनाथ, संस्थापक थे इसके। अष्टछाप कवि के भक्तिकालीन की बात करें तो देखिए इसमें से कौन कौन से कवि थे। सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, कृष्णदास, ठीक है, ये सारे थे। आगे हम बात करेंगे प्रमुख घराना और उनके संस्थापक की बात करते हैं। तो किराना घराना के संस्थापक थे वंदे अली खां। अतरौली घराना के संस्थापक काले खां और चांद खां थे। सहारनपुर घराना के संस्थापक खलीफा मोहम्मद थे। फतेहपुर सीकरी घराना के संस्थापक जौनू खां और जोरावर खां थे।
अलीगढ़ घराना के संस्थापक थे नत्थे खां और जोधे खां। आगरा घराना के संस्थापक कौन थे? अलकदास और मलुकदास। ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन थे? नत्थन पीर बख्श। ठीक है, इसके बाद नत्थन पीर बख्श। सहसवान घराना के संस्थापक थे इनायत हुसैन खां। सनैया घराना के संस्थापक वजीर अली खां थे। प्रमुख महोत्सव की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो देखिए गंगा महोत्सव जो है वाराणसी और प्रयागराज में मनाया जाता है। सुलह कुल उत्सव जो है आगरा में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक का प्रदर्शन है करता है। ताज महोत्सव जो है आगरा में मनाया जाता है प्रत्येक फरवरी, मतलब हर साल के, और मुगल कालीन संस्कृति व भारतीय कलाओं ललित कलाओं का प्रदर्शन करता है। कजली महोत्सव महोबा में मनाया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में मनाया जाता है। बिठूर गंगा महोत्सव जो है कानपुर में मनाया जाता है। बिठूर जो है एक शहर है कानपुर का। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में मनाते हैं। कंपिल उत्सव जो है फर्रुखाबाद जैन मंदिरों में आयोजित किया जाता है। सरधाना महोत्सव मेरठ में, हरिदास जयंती वृंदावन में मनाते हैं। होलिकोत्सव मथुरा में मनाया जाता है। वैसे तो होलिकोत्सव पूरे प्रदेश पूरे विश्व पूरे देश में मनाया जाता है। सैफई महोत्सव जो है सैफई इटावा में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष जनवरी में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में मिश्रित संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। कन्नौज महोत्सव जो है कन्नौज में मनाया जाता है पर्यटन विभाग द्वारा। प्रमुख मेले व उत्सव की बात करेंगे तो कैलाश मेला कहाँ पर लगता है? आगरा, कैलाश व सिकंदरा में लगता है। शाकंभरी देवी मेला जो है सहारनपुर में लगता है। श्रावणी मेला जो है फर्रुखाबाद में होता है। बटेश्वर मेला या पशु मेला कहते हैं आगरा में लगता है। इसके बाद गढ़ मुक्तेश्वर यानी गंगा मेला हापुड़ में लगता है। नौचंदी मेला जो है मेरठ में लगता है। गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी में लगता है। ढाई घाट मेला जो है शाहजहाँपुर में लगता है। खिचड़ी मेला जो है ये गोरखपुर में लगता है। लट्ठमार होली बरसाना मथुरा में होता है। सोरो मेला जो है काशीगंज में लगता है। बाल सुंदरी देवी मेला जो है अनूप शहर बुलंदशहर में लगता है। सैयद सलार उर्स मेला जो है बहराइच में लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। मकनपुर मेला बिल्हौर कानपुर में लगता है। ददरी मेला पशु मेला बलिया में लगता है। सरंगी रामपुर मेला जो है ये फर्रुखाबाद में लगता है। ठीक है, रामायण मेला जो है चित्रकूट में लगता है। गोविंद साहब मेला जो आजमगढ़ अथवा अम्बेडकर नगर में लगता है। अब नृत्य कला और शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो पहले लोक नृत्य की बात करते हैं। ख्याल नृत्य, ख्याल नृत्य जो है बुंदेलखंड में क्या कहते हैं कि होता है, और ये इसमें क्या होता है विशेषता क्या, पुत्र के जन्मोत्सव पर यह किया जाता है। चरकुला नृत्य जो है ये ब्रज क्षेत्रों में किया जाता है। ये एक घड़ा नृत्य है। ठीक है, इसमें सर पे ऊपर घड़ा रख के डांस करते हैं लोग। राहुला नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्रों में होता है और ये लोक कथनों अथवा कहावतों का मंचन इसमें किया जाता है। पाई डंडा अथवा मौनिया नृत्य जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्रों में होता है और ये बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। राई नृत्य जो कि मयूर नृत्य होता है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो इसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मयूर नृत्य है। ठीक है, इसके बाद कार्तिक नृत्य, कार्तिक नृत्य की बात करेंगे तो बुंदेलखंड में श्री कृष्ण गोपियों के संबंध का वर्णन किया जाता है। चौरसिया नृत्य जो है जौनपुर में होता है और ये कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है। कर्मा नृत्य जो है मिर्जापुर व सोनभद्र में होता है, जनजातियों द्वारा ये किया जाने वाला नृत्य है। धुरिया नृत्य जो है बुंदेलखंड में होता है, कुम्हार लोग इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करते हैं। ठीक है, इसके बाद लठमार दिवाली नृत्य जो है चित्रकूट में होता है, दीपावली के अवसर पर होता है। चौलर नृत्य जो है मिर्जापुर सोनभद्र में होता है, अच्छी वर्षा एवं अच्छी फसल के लिए। थड़िया नृत्य जो है सोनभद्र में होता है, संतान की कामना पूरी होने पर। कटघोड़वा नृत्य जो है ये पूर्वांचल में मांगलिक अवसर पर होता है। सौरा नृत्य या ढोला नृत्य जो है सोनभद्र या अथवा मिर्जापुर में होता है। आदिम समाज के युवक कुछ प्रमुख अवसरों पर करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे तो पुरस्कार है रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार, जो कि ये संबंधित क्षेत्र की बात करें तो महिलाओं एवं बच्चों को वीरता हेतु प्रदर्शन जब करते हैं वीरता के लिए तो उन्हें दिया जाता है और इसमें 1 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान को दिया जाने वाला पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में देखते हैं तो पहला है विश्व भारती पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में देते हैं 5,01,000 रुपये के साथ ताम्रपत्र सरस्वती देवी की प्रतिमा विश्व भारती पुरस्कार में दी जाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है वाल्मीकि पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में 2,01,000 रुपये ताम्रपत्र एवं सरस्वती देवी की प्रतिमा इसमें भी दिया जाता है। इसके बाद महर्षि व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 2,01,000 रुपये ताम्रपत्र एवं सरस्वती देवी की प्रतिमा इसमें भी प्रदान किया जाता है। तीसरा है भारत भारती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 8 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। लोहिया साहित्य सम्मान साहित्य उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा 5 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। हिंदी गौरव सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 5 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद लक्ष्मीबाई एवं लक्ष्मण पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 3,11,000 रुपये प्रशस्ति पत्र लक्ष्मी अथवा रानी लक्ष्मीबाई के कांस्य की प्रतिमा भी दी जाती है। यश भारती सम्मान जो है साहित्य कला संगीत खेल कूद में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। इसमें 11 लाख रुपये प्रशस्ति पत्र व साल दिया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी 5 लाख रुपये
दिए जाते हैं। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रत्येक वर्ष 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा और 11 लाख रुपए सम्मान राशि में प्रदान की जाती है। इसके बाद प्रमुख चित्रकार और उनकी कृतियों के बारे में जान लेते हैं। तो शिव नंदन नौटियाल ने जो है सत्यम शिव सुंदरम की कृति रचना किया था, मतलब चित्र बनाया था। विश्वनाथ मेहता द्वारा प्यासा ऊँट, सुहाग, बिंदी और क्या कहते हैं सृष्टि की कृति की रचना की है। विश्वनाथ खन्ना ने जो है कलरिस्ट में के रूप में विख्यात हुए हैं। नंद किशोर शर्मा जो है कालीन ट्रे, चीनी मिट्टी के बर्तनों के डिजाइन के संबंधित ये डिजाइन करते हैं। महेंद्र नाथ सिंह जो है कांगड़ा व काशी शैली में विविधता इनकी है। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी राज्य विधानसभा में भित्ति चित्र, राष्ट्रपति भवन व संसद भवन में भित्ति चित्र के निर्माण करते हैं। इसके बाद समाचार पत्र और संपादन और स्थान के बारे में बात करेंगे। तो ब्राह्मण समाचार पत्र जो है इसका संपादन प्रताप नारायण मिश्रा ने किया था, स्थान था कानपुर। आनंद कादम्बनी समाचार पत्र जो है बद्री नारायण चौधरी ने किया था, जिसको प्रेमघन भी कहा जाता है, और ये मिर्जापुर स्थान था वहाँ पर। ठीक है, इंदु समाचार पत्र का संपादन अंबिका प्रसाद गुप्ता ने किया था वाराणसी में। प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन जो है गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर में 1913 में किया था। हंस समाचार पत्र का प्रकाशन जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा वाराणसी में किया गया था। ठीक है, अभ्युदय जो कि 1907 में समाचार पत्र पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रयागराज में प्रकाशन किया गया था। कवि बच्चन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बनारस में इसको किया था। दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कल्याण जो है गीता प्रेस द्वारा गोरखपुर में होता है। अखंड ज्योति जो है मथुरा में होता है। सरस्वती जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी थे इसके प्रकाशक। आरोग्य समाचार पत्र की बात करें तो गोरखपुर से होता है। ज्ञान भारती जो है लखनऊ से निकलता है। नई तालीम वाराणसी से और राष्ट्रमत जो है कानपुर से। जामे जहांनुमा भारत में उर्दू का पहला अखबार जो है सदा सुखलाल द्वारा कलकत्ता में जो है क्या कहते हैं प्रकाशन हुआ था। सरदल अखबार उत्तर प्रदेश में जो है उर्दू का पहला अखबार की बात करें तो प्रोफेसर सीफेंक 1846 में आगरा से किया गया था। कौमी आवाज़ देश की आवाज़ जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई थे इसके प्रकाशक और लखनऊ से किया था। वीर भारत जो कि बस्ती से हुआ था, ये बस्ती से वीर भारत समाचार पत्र निकलता है। आज जो है समाचार पत्र शिव प्रसाद गुप्त द्वारा किया गया था। हिंदी प्रदीप समाचार पत्र बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद प्रयागराज से किया था। अब जनजातियों के बारे में देख लेते हैं। तो गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पधारी और राजगोंड इतनी जनजातियां जो है निवास स्थान की बात करेंगे तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर बस्ती, गोरखपुर देवरिया मऊ, आजमगढ़ गाजीपुर वाराणसी और मिर्जापुर सोनभद्र में ये जनजातियां पाई जाती हैं, जो कि खासकर मोटा मोटा देख लें तो पूर्वांचल क्षेत्रों में जो है ये जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब खैरवार या खैरवार जनजाति की बात करेंगे तो देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में पाई, ये भी पूर्वांचल क्षेत्र में पाई जाती है। सहरिया जनजाति जो है ललितपुर में मिलती है। बैगा, भुइयां, पहरिया, अगरिया, पटारी जनजाति जो है सोनभद्र में मिलती हैं, इनका निवास स्थान है। पांखा व पानिका जनजाति जो है सोनभद्र और वाराणसी में इनका निवास स्थान है। चेरो जनजाति का सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी में निवास स्थान है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में 1887 में 2005 से केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है 1916 से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 1920-1975 से इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में 1989 से और यह 1996 में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में 2017 से। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में 2014 से है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में प्रस्तावित है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे उच्च शिक्षा हेतु प्रदेशीय विश्वविद्यालय की। तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में 1921 में स्थापना हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में 1927 में स्थापना। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में 1965 में स्थापना किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में 1957 में स्थापना हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद में 1975 में स्थापना हुआ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ 1965 में इसकी स्थापना की गई। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में 1987 में स्थापना किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय की बात करें तो बरेली में 1975 में स्थापना हुआ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात करें तो वाराणसी में ये 1975 में स्थापना हुआ। मैथिली शरणगुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में 1975 से भी शुरुआत हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में 2005 से स्थापना हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो यह भी लखनऊ में 2010 से शुरुआत हुआ। उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में 2009 से स्थापना हुआ। राजेंद्र प्रताप सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज 2016 में। एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में 2001 से। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया जिला 2016 से। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में 2002 में स्थापना हुआ। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में है 2002 से स्थापना।
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में 2013 से स्थापना। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में 2015 की स्थापना किया गया। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में है, 2016 से स्थापना। हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में 2016 से स्थापना किया गया। निजी विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, एमटी यूनिवर्सिटी नोएडा गौतम बुद्ध नगर, मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट इंपॉर्टेंट है, जेएलए विश्वविद्यालय मथुरा, शोभित विश्वविद्यालय सहारनपुर, IFTM विश्वविद्यालय मुरादाबाद, शिव नाडार विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, IIMT विश्वविद्यालय मेरठ 2016 से, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा 2010 से। ये सारे जो हो गए ये प्राइवेट वाले हो गए। अब देखते हैं मुक्त विश्वविद्यालय। तो एक मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। स्पोर्ट्स कॉलेज की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई इटावा, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में प्रस्तावित है। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1975 से, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या 1976 से, सैम हिंगन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज प्रयागराज 2000 से, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में 2000 से, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है बांदा में है और 2010 में ये स्थापना हुआ। डीम्ड विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा 1981 में, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में 1983 में, उच्चतर तिब्बती शिक्षण हेतु केंद्रीय संस्थान जो वाराणसी 1967 में, भातखंडे संगीत संस्थान जो है लखनऊ 2000 में, जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है नोएडा 2004 में, शोभित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मेरठ 2006 में, संतोष विश्वविद्यालय गाजियाबाद में। ठीक है, इसके बाद संतोष विश्वविद्यालय के बाद नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय प्रयागराज 2008 में। तो ये हो गए डीम्ड विश्वविद्यालय के बाद। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश प्रशासनिक संरचना। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक संरचना, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, 4 आर्थिक संभाग हैं, 915 नगर एवं नगरों का समूह है, 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिका हैं, नगर पालिका परिषद है, 490 नगर पंचायत और 8135 न्याय पंचायत है और 59,073 ग्राम पंचायतों की संख्या है। ठीक है, अब बारी बारी से देखते हैं किस मंडल में कितने जिले हैं। तो वाराणसी मंडल की बात करें तो टोटल 4 जिले आते हैं, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। ठीक है, प्रयागराज की बात करेंगे तो टोटल 4 जिले इसमें भी आते हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। आगे हम बात करेंगे चित्रकूट धाम मंडल की, इसका मुख्यालय बांदा में है, इसमें भी 4 जिले आते हैं, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। देवीपाटन मंडल की बात करेंगे तो मुख्यालय इसका गोंडा में है, 4 जिले इसमें भी आते हैं, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। इसके बाद बरेली की बात करेंगे तो इसमें भी 4 जिले हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। ठीक है, अयोध्या की बात करेंगे, अयोध्या मंडल में 5 जिले आते हैं, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी व अम्बेडकर नगर। मुरादाबाद की बात करेंगे तो इसमें भी 5 जिले हैं, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल। मिर्ज़ापुर मंडल की बात करेंगे तो 3 जिले आते हैं, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही। आजमगढ़ में जो है 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया। बस्ती मंडल में 3 जिले आते हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। सहारनपुर मंडल में जो है 3 जिले आते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। झांसी में जो है 3 जिले आते हैं, झांसी, ललितपुर व जालौन। लखनऊ में 6 जिले आते हैं, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। इसके बाद कानपुर मंडल की बात करेंगे तो 6 जिले आते हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज व औरैया। मेरठ मंडल की बात करेंगे तो 6 जिले हैं, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़। इसके बाद आगरा की बात करेंगे तो 4 जिले हैं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। गोरखपुर जिले की बात करेंगे तो 4 जिले हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। अलीगढ़ की बात करेंगे तो ये नवीनतम अभी बना है मंडल और इसमें जो है 4 जिले जोड़ा गया है, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस और एटा। नगर निगम टोटल 17 उनकी देख लेते हैं तो गोरखपुर, ठीक है, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर नगर निगम, लखनऊ, फिरोजाबाद, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, बरेली, ठीक है, मुरादाबाद, गाजियाबाद, सहारनपुर, झांसी और अयोध्या 2017 में ऐड किया गया। मथुरा, वृंदावन 2017 में बनाया गया। शाहजहांपुर जो है 2018 में घोषित हुआ है। ठीक है,
तो 17 हो गए नगर निगम। अब मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिलों की बात करेंगे। तो संत कबीर जिले जो है का नाम है और इसका मुख्यालय खलीलाबाद है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है। कौशाम्बी का नगर मुख्यालय मंझनपुर है, ठीक है। कुशीनगर का मुख्यालय पटरौना है। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नवगढ़ है। सोनभद्र का मुख्यालय राबर्ट्सगंज है, ठीक है। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती है। अमेठी का मुख्यालय जो है गौरीगंज है। जालौन का मुख्यालय उरई है। फर्रुखाबाद फतेहगढ़ है। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। संभल का मुख्यालय पवासा बहजोई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त की बात करेंगे तो न्यायमूर्ति श्री विश्वम्भर दयाल जो है 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक ये इनका कार्यकाल रहा था। न्यायमूर्ति जो है श्री मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन जो है 10 जनवरी 1983 से 10 जनवरी 1989 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये लोक आयुक्त हैं, ठीक है। अब अभी जो है बात करेंगे तो न्यायमूर्ति इस समय श्री संजय मिश्रा हैं, जो कि 31 जनवरी 2016 से लेकर अब तक अभी यही उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त हैं। कारागार एवं प्रशासन सुधार की बात करेंगे तो 5 केंद्रीय कारागार इसमें कार्यरत हैं वर्तमान में, ठीक है। बरेली स्थापना हुआ था 1837 में। आगरा 1854 में स्थापना किया गया था। फतेहगढ़ जो 1868 में स्थापना किया गया था। और इलाहाबाद या प्रयागराज इसका जो है 1869 में किया गया था स्थापना। और 1877 में वाराणसी में स्थापना इसका किया गया था। अब जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कुल जनसंख्या की बात करें तो 19,98,12,341, जो कि पूरे राज्यों में जो है पहला स्थान उत्तर प्रदेश का आता है, ठीक है। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 52.29% है। 10,44,80,510, ठीक है। महिला जनसंख्या की बात करेंगे तो 47.71% है। 9,53,31,831 टोटल महिलाएं हैं। जनघनत्व की बात करेंगे तो 829 है जनघनत्व। उत्तर प्रदेश में 9वां स्थान है पूरे राज्यों में। लिंगानुपात की बात करेंगे तो 912 है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में 912 है। और राज्यों में जो 26वां स्थान रखता है लिंगानुपात में। +14 की बढ़ोतरी हुई पिछले वाली तुलना, यानी 2001 की जनगणना के अनुसार +14 की बढ़ोतरी हुई है। और +139 जो है जनघनत्व में बढ़ोतरी हुई है। शिशु जनसंख्या की बात करें तो 3,07,91,331 है। टोटल 15.4% शिशु जनसंख्या है। लिंगानुपात शिशुओं की बात करेंगे तो 910 है, ठीक है। 26वां स्थान है पूरे राज्यों में। दशकीय वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 तक कितना रहा तो 20.2% रहा, जो कि 14वां स्थान पूरे राज्यों में रखता है। साक्षरता दर जो है 67.7% है उत्तर प्रदेश का। 29वां स्थान है पूरे राज्यों में। पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। और महिला साक्षरता दर जो है 57.2% है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में SC का परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो टोटल SC माने कि शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज उत्तर प्रदेश में 20.67% है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ST का परसेंटेज की बात करेंगे तो 0.6% जो है ST आती हैं, ठीक। इसके बाद नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज की बात करेंगे तो 22.3% जो है नगरीय जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या जो है 77.3% है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करेंगे तो प्रयागराज है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला की बात करेंगे तो महोबा है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिला की बात करेंगे तो गाजियाबाद है। 3,971 प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है जनसंख्या है, जनघनत्व है। कुल जनसंख्या में जो है उत्तर प्रदेश का विश्व में कौन सा स्थान है तो 5वां स्थान रखता है, अगर एक देश बना दिया जाए उत्तर प्रदेश को तो जनसंख्या की दृष्टि से। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला की बात करेंगे तो ललितपुर है 442, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला की बात करेंगे तो जौनपुर है 1024 है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध है नगर है 851। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है 80.12%, वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला की बात करेंगे तो श्रावस्ती है, यहाँ पे 46.74% ही लोग पढ़े लिखे हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर में 88.06%। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला की बात करेंगे तो श्रावस्ती आएगा 57.16%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला की बात करेंगे तो कानपुर नगर का आता है 75%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला की बात करेंगे तो श्रावस्ती आता है 34.78%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति परसेंटेज वाला जिला की बात करेंगे तो कौशाम्बी। न्यूनतम अनुसूचित जाति परसेंटेज वाले जिला की बात करेंगे तो बागपत। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर रहती हैं परसेंटेज में तो जो सोनभद्र जिला में रहती हैं। और न्यूनतम अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं परसेंटेज में कहाँ पर सबसे कम बागपत में रहती हैं, ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनजात वाला परसेंटेज वाला जिला की बात करेंगे तो गाजियाबाद आता है। और न्यूनतम नगरीय जनजात परसेंटेज वाला की बात करेंगे तो श्रावस्ती आता है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला की बात करेंगे तो बलरामपुर में आता है 950 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो बागपत आता है 841।
सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर है 49.1%। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला की बात करेंगे तो कानपुर है 9.9%। अब कुछ जनसंख्या के मामले में न्यूनतम और अधिकतम शीर्ष वाले जिलों की बात करेंगे, ठीक है। तो जनसंख्या में जो है शीर्ष जिले हैं टोटल, तो वो देख लेते हैं। पहले स्थान पर जो है आता है प्रयागराज जनसंख्या के मामले, दूसरे पर मुरादाबाद, तीसरे पर गाजियाबाद, चौथा है आजमगढ़, ठीक है। इसके बाद पांचवा लखनऊ और छठवां कानपुर नगर। अब न्यूनतम जिलों की बात करेंगे तो महोबा का पहला स्थान, दूसरा फिर इसके बाद चित्रकूट, तीसरा हमीरपुर, चौथा श्रावस्ती का आता है और पांचवा जो है ललितपुर और छठवां बागपत का आता है। लिंगानुपात देखते हैं तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा जौनपुर में, इसके बाद आजमगढ़, फिर देवरिया, फिर प्रतापगढ़ और इसके बाद अगर बात करेंगे तो सुल्तानपुर और मऊ का नाम आता है। अगर ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले का, हम न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर का पहला स्थान है, इसके बाद हमीरपुर, फिर बागपत, फिर कानपुर नगर, फिर बांदा, फिर मथुरा का स्थान आता है। जनघनत्व में शीर्ष जिलों की बात करेंगे तो गाजियाबाद का पहला स्थान है, ठीक है, जनघनत्व में। इसके बाद वाराणसी का है, फिर लखनऊ का है, फिर संयुक्त क्या कहते हैं कि संत रविदास नगर का है, फिर इसके बाद कानपुर नगर का, फिर मेरठ का आता है नाम। न्यूनतम जो है जनघनत्व वाले की बात करेंगे तो ललितपुर का पहला स्थान आता है, सोनभद्र का दूसरा, इसके बाद हमीरपुर, फिर महोबा, फिर चित्रकूट, पर जालौन आता है। साक्षरता दर परसेंटेज में बात करेंगे तो शीर्ष जिलों में पहला स्थान आता है गौतम बुद्ध नगर का, दूसरा कानपुर नगर, तीसरा औरैया, चौथा इटावा, पांचवा गाजियाबाद और छठवां जो है लखनऊ का नंबर आता है पढ़े लिखों में। इसके बाद न्यूनतम जो है साक्षरता दर वाले जिलों की बात करेंगे तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर आता है और इसके बाद छठवां नंबर मुरादाबाद का आता है। पुरुष साक्षरता दर परसेंटेज की बात करेंगे तो पहला स्थान गौतम बुद्ध नगर, दूसरा औरैया, इटावा, तीसरा चौथा गाजियाबाद, फिर पांचवा झांसी और छठवां मैनपुरी का आता है। अब अगर न्यूनतम बात करेंगे साक्षरता पुरुष दर की तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर आता है, ठीक है। महिला साक्षरता दर परसेंटेज में बात करेंगे तो शीर्ष जिलों में आएगा कानपुर नगर, लखनऊ, इसके बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया, फिर गाजियाबाद, ठीक है, फिर इटावा आता है। और महिला साक्षरता दर में न्यूनतम जिलों की बात करेंगे तो श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर आता है, ठीक है। अगला है कुल जनसंख्या में जो है अनुसूचित जाति का परसेंटेज कितना। तो शीर्ष जिलों में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है कौशाम्बी में, फिर सीतापुर, फिर हरदोई, फिर उन्नाव, फिर रायबरेली का नंबर आता है। न्यूनतम में बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर का नंबर आता है। इसके बाद न्यूनतम कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का परसेंटेज कितना है। तो शीर्ष जिले की बात करेंगे तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा रहते हैं, इसके बाद ललितपुर, फिर देवरिया, फिर बलिया, फिर कुशीनगर। न्यूनतम की बात करेंगे तो बागपत का पहला नंबर आएगा, फिर कन्नौज, इसके बाद बदायूं, फिर बुलंदशहर, फिर मुजफ्फरनगर का नाम आता है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज की बात करेंगे तो शीर्ष जिले में अगर बात करेंगे नगरीय जनसंख्या परसेंटेज तो गाजियाबाद का पहला स्थान, इसके बाद लखनऊ, फिर कानपुर नगर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर मेरठ, फिर आगरा का नंबर आता है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या परसेंटेज की बात करेंगे तो श्रावस्ती का पहला स्थान है, कुशीनगर दूसरा, महाराज, फिर महाराजगंज, सुल्तानपुर, इसके बाद प्रतापगढ़, बस्ती आता है। अनुसूचित जातियों की बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से तो शीर्ष जिले की बात करें तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से रह रही हैं, ठीक है, अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर प्रयागराज है, तीसरे हरदोई और चौथा आजमगढ़ आता है, ठीक है। न्यूनतम जिला की बात करेंगे तो न्यूनतम जो है बागपत में सबसे कम, इसके बाद श्रावस्ती, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा का नंबर आता है। अगला पॉइंट है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है सोनभद्र में निवास करती है, इसके बाद बलिया, फिर देवरिया, फिर कुशीनगर में। और सबसे कम जनसंख्या जो है बागपत में 14 है टोटल जनजातियाँ, कन्नौज में 15 है, बदायूं में 58 है और एटा की बात करें तो 140 है, कासगंज में 150 टोटल जनजातियाँ हैं एसटी की। शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में 950, इसके बाद संत कबीरनगर 942, फिर बहराइच का, फिर सिद्धार्थनगर, फिर बाराबंकी का नाम आता है। न्यूनतम जिले की बात करेंगे शिशु लिंगानुपात में तो बागपत का पहला स्थान है 841, इसके बाद गौतम बुद्ध नगर 843, गाजियाबाद 850, फिर मेरठ, फिर बुलंदशहर का नंबर आता है। दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो शीर्ष जिलों में है दशकीय वृद्धि दर, तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है दशकीय वृद्धि दर, गाजियाबाद, इसके बाद तीसरे नंबर पर श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर का नाम आता है। न्यूनतम जिले की बात करेंगे तो कानपुर नगर में 9.9% की वृद्धि हुई, फिर हमीरपुर में 11% की, बागपत में 11.9% की, फतेहगढ़ जो फतेहपुर है 14% की और देवरिया 14.2% की वृद्धि हुई है। धर्म आधारित जनसंख्या 2011 के अनुसार देखें तो हिंदू की जनसंख्या कितना है तो 15,93,12,654 है। तो टोटल की बात करेंगे तो परसेंटेज में तो 79.73% उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म की लोग रहते हैं, जनसंख्या है, ठीक है। मुस्लिम धर्म की बात करेंगे तो 3,84,83,967 हैं और टोटल अगर बात करेंगे तो 19.26% जो है
उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं मुस्लिम। सिख की बात करेंगे तो 6,43,500 हैं, ठीक है। टोटल अगर बात करेंगे परसेंटेज में तो 0.32% जो है 0.32% निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में सिख। इसके बाद ईसाई की बात करेंगे तो 3,56,448 है टोटल इनकी जनसंख्या, और ये जो है परसेंटेज की बात करेंगे तो 0.18% में आते हैं, ठीक है। जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म के जो लोग हैं वो हैं 2,13,267 और ये 0.11% टोटल परसेंटेज में आते हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो 2,06,200 क्या कहते हैं 285, ठीक है। तो ये 0.10% आते हैं। अन्य में जो है 13,598 लोग हैं जो कि 0.01% आते हैं, और जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया वो कितने लोग हैं, तो वो हैं 5,82,622 जो कि 0.29% आते, जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया था। तो इस तरीके से ये हो गया। अब आगे हम कुछ बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की स्लम जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल स्लम जनगणना में उत्तर प्रदेश की स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी 9.5% है, ठीक है। और इस दृष्टि से महाराष्ट्र जो है 18.1%, आंध्र प्रदेश जो है 15.6% और पश्चिम बंगाल जो है 9.8% के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है, ठीक है। वैधानिक नगरों की बात करेंगे उत्तर प्रदेश 648, प्रतिवेदित स्लम नगर की बात करें 293 है, और कुल स्लम जनसंख्या कितना है 62,39,965 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश दशकीय वृद्धि दर देख लेते हैं 1901 से लेकर और अभी तक। तो दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे तो 1901 टू 1911 में जो है 5.5% हुआ, 5.75% भारत में था। उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर 1.36% वृद्धि हुई थी। 1911 से लेकर 1921 के बीच में घटा था, ठीक है, -0.31%, और उत्तर प्रदेश में भी घटा था -3.16%। 1921 से लेकर 31 के बीच में 11% की बढ़ोतरी हुई थी, दशकीय वृद्धि दर हुई थी, और उत्तर प्रदेश में 6.56% की वृद्धि हुई थी। 1931 से लेकर 41 के बीच में 14.22% भारत में वृद्धि हुई थी, और उत्तर प्रदेश में जो है 13.57% की वृद्धि हुई थी। 1941 से 51 तक जो है 13.31% की वृद्धि हुई थी, और उत्तर प्रदेश में 11.78% की वृद्धि हुई थी। 1951 से लेकर 61 तक जो है 21.51% की वृद्धि हुई थी भारत में, और उत्तर प्रदेश में 16.38% की वृद्धि हुई थी। 1961 से लेकर 71 तक जो है 24.80% वृद्धि हुई थी भारत में, पूरे भारत में, जो कि सर्वाधिक थी, सबसे ज़्यादा थी अब तक की। और उत्तर प्रदेश में जो 19.54% की वृद्धि हुई थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो है जनसंख्या की 1961 से लेकर 1971 के बीच में हुआ। इसके बाद 71 से लेकर 81 तक 24.60% की वृद्धि हुई, और उत्तर प्रदेश में 25.39% की वृद्धि हुई। इसके बाद 81 से 91 तक 23.87 पूरे भारत में वृद्धि हुआ, और उत्तर प्रदेश में 25.61% की वृद्धि हुई। 1991 से 2000 तक जो है 21.54% की वृद्धि हुई भारत में, और उत्तर प्रदेश में 25.85% की वृद्धि हुई। 2001 से लेकर 2011 तक जो है 17.7% पूरे भारत में वृद्धि हुई जनसंख्या वृद्धि दर, और उत्तर प्रदेश की 20.2% वृद्धि रही। तो इस तरीके से यह हो गया। अब अगला देखते हैं साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में। तो 1951 में साक्षरता दर था उत्तर प्रदेश का 12.2%, ठीक है। पुरुष में 19.17%, महिला जो है 4.07%। ये आज़ादी के पहले आज़ादी के जस्ट बाद की बात है, ठीक है। 1951 में 61 में जो है साक्षरता दर बढ़ के हो गया 20.87%, वृद्धि दर हुआ 8.85% की वृद्धि हुई, और पुरुष साक्षरता दर पहुंच गया 32.08%, महिला साक्षरता दर जो है 8.36%, ठीक है। 71 में 23% हो गया साक्षरता दर, 81 में 32%, 91 में 40%, 2001 में जो है 56%, और 2011 की बात करेंगे तो 67.7% उत्तर प्रदेश में जो है साक्षरता दर है। वृद्धि कितनी हुई 2011 में 11.41% की वृद्धि हुई। 77.3% जो है पुरुष साक्षरता दर है, और 57.2% महिला साक्षरता दर है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात। लिंगानुपात की बात करेंगे तो देखिए 1961 में कितना था 907 था उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं 2011 का 912 है, 2001 में 898 था, 1991 में 876 था, 1981 में 882 था, और 1971 में 876 लिंगानुपात था, ठीक है। तो ये सारे अब हो गया फैक्ट। अब हम देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्नों की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था।
तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन जो हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, 1 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा, ये बताना है। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जो है वो प्रयागराज है। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय को 1869 में कहाँ से स्थानांतरित करके प्रयागराज लाया गया था। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें अगर बात करें तो इसमें आगरा आंसर सही हो जाएगा। आगरा से जो है स्थानांतरित करके उच्च न्यायालय को प्रयागराज लाया गया था। ठीक है, और इसका एक खंडपीठ लखनऊ में भी है, तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, आगरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, नहीं पर ध्यान देना है। तो कौन सी नदी है जो प्रवाहित नहीं होती है, वो है ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। बाकी रामगंगा, घाघरा, चंबल, ये तीनों नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। ठीक है, सीमावर्ती के बारे में बताया हुआ है वीडियो में, आप देखेंगे शुरुआत में यही पता चल जाएगा आपको। इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य जो है उत्तर प्रदेश से सटा नहीं है, बिल्कुल, बल्कि झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश ये राज्य जो है सीमावर्ती राज्य हैं। ठीक है, महाराष्ट्र तो उधर अरब किनारे जो है, अरब सागर के किनारे और बसा हुआ गुजरात से सटा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये बताना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पलाश। ठीक है, सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी उनका नाम था सुचेता कृपलानी। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर नगर को कहा जाता है। बी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चमड़ा उद्योग कानपुर में ही है। इसके बाद लाल दरवाज़ा मस्जिद जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो लाल दरवाज़ा मस्जिद जो है ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सोनभद्र जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो सोनभद्र जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो जो है सोन नदी के किनारे बसा है, इसी के नाम पर सोनभद्र बीपीए पड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निराला आर्ट गैलरी। निराला आर्ट गैलरी उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है। निराला आर्ट गैलरी, ठीक है, तो ये जो है प्रयागराज में स्थित है। आंसर इसका डी पार्ट से होगा, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयाजसा। अयाजसा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले का प्राचीन नाम है। ठीक है, ये बताना है। तो अगर इसकी बात करें तो अयाजसा जो है ये अयोध्या का प्राचीन नाम था। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, अयोध्या। गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित है। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़, उपहार मृदा, दोमट आदि किस नाम से जो है कौन सी मिट्टी के स्थानीय नाम है, ये बताना है। तो ये जो है टोटल स्थानीय नाम है, ये बांगर को कहा जाता है, सारी नाम से पुकारा जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, बांगर। अगला क्वेश्चन है, कछुआ वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है। तो कछुआ वन्यजीव विहार जो है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। समसपुर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है, ये बताना, जिसे वर्ष 2019 में रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया था। तो समसपुर पक्षी विहार जो है ये रायबरेली जिले में स्थित है। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया था। तो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्न में से किसके माध्यम से की जाती है। तो नलकूप के माध्यम से होता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पार्ट, वाराणसी जिले में। ठीक है, तो ये था उत्तर प्रदेश का पूरा संक्षेप में पूरा उसका कहते हैं सारांश, जिसका हम लोग ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।